अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? झारखंड पीसीएस प्री 2023 का प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लगातार ऐसे प्रश्न पीएससी में भी आते हैं और ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? ए इलाहाबाद, बी कराची, सी मुंबई, डी गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा बी कराची। ठीक है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन किया गया था। कराची अधिवेशन आयोजित हुआ था। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था। मूल अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। ठीक, कराची अधिवेशन लगातार एमपीपीएससी में और अन्य एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। इसी कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का कांग्रेस ने निर्णय लिया, में भाग लेने का निर्णय। और इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी जब गए तो गांधी जी का विरोध हुआ, क्योंकि इसी अधिवेशन के मार्च 1931 में अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के कुछ दिन पहले भगत सिंह को फांसी हुई थी और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। तो ये सभी बातें एमपीपीएससी या अन्य जितने भी एग्जाम है उनसे संबंधित फैक्ट है कि कराची अधिवेशन का 1931 मार्च 1931 कराची अधिवेशन के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन में किस बात का गांधी जी ने जिक्र किया था या कथन कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं? कराची अधिवेशन की सबसे मूल विशेषता क्या थी? कराची अधिवेशन की मूल विशेषता यह थी कि इस संदर्भ में या इस अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी कराची अधिवेशन। हर जितनी भी चर्चा अपन कर रहे हैं बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगली बात पे आते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यूपी पीसीएस मेंस 2009। ठीक, यूपी पीसीएस मेंस 2009 में आया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, अभी हम चर्चा कर लेंगे। लगभग ये बात सही है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और इस नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई थी। दूसरा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ठीक, ये तो बिल्कुल गलत है। सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे, गलत। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, ये भी गलत। यूपी पीसीएस 2009 का प्रश्न बेटा, मूल अधिकारों की चर्चा हमने करी है। ब्रिटिश शासन के दौरान किसी भी प्रकार से हमको मूल अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। लगातार हमारी मांग थी कि मूल अधिकार हमें प्राप्त होने चाहिए और इसी संदर्भ में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और नेहरू रिपोर्ट में अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू। ये भी प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेहरू कमेटी बनी थी, नेहरू कमेटी के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चले भाई। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई राम जी, मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? ठीक, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कुशल मंगल हूँ। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट में हमने मूल अधिकारों की बात करी थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट हमने अपने स्तर पर स्वीकार की थी। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से अस्वीकृत कर दिया था, या ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट मानने से मना कर दिया था और इसी उद्देश्य से हमने फिर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आई थी और नेहरू रिपोर्ट में हमने मूल अधिकारों की चर्चा थी। और जैसे स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, ये बात हमने नेहरू रिपोर्ट में करी थी। मत देने का अधिकार होना चाहिए, मत देने की बात करी थी हमने नेहरू रिपोर्ट में। ठीक, इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता की बात की थी। इस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट में हमने स्वतंत्रता या मूल अधिकारों की बात की थी। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो जो दूसरा प्रश्न हो जाएगा उसका बेटा आंसर हो जाएगा ए। ठीक, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, ये हो जाएगा। बाकी सभी गलत हो जाएंगे, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में
देखा जाना चाहिए, जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। एमपीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है। देखो इस बात को समझो, कथनों को हम कभी भी इस रूप में याद नहीं कर सकते। विनय जी ने कहा है ए, ठीक है, विनय जी ने कहा ये। अब किस प्रश्न को कह रहे हैं यहाँ पे, उस पर अभी हम बात करते हैं। ठीक, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं के रूप में देखा जाना चाहिए। इस बात को कहने वाले थे ए न्यायमूर्ति पीएन भगवती का संबंध बेटा जनहित याचिका से है। 80 के दशक में भारत में मुख्य न्यायाधीश थे। बी जवाहरलाल नेहरू, सी एस राधा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी बी आर अम्बेडकर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। अब देखो ये वो प्रश्न होते हैं, नेहरू जी बिल्कुल सही। विनय जी ने इसका उत्तर नेहरू जी कहा, बिल्कुल सही नेहरू जी है। क्योंकि देखो अब ये प्रश्न तो ऐसा नहीं है कि अब हमको सबके कथन याद हो, तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि जब भी कोई कथन मिलता है उसको तुरंत अपने नोट्स में लिख लो। जहां भी जिस रूप में जो कथन मिलता है उसका उत्तर आप देख लो कि इस कथन को किसने कहा, क्योंकि किसी भी प्रकार के विचार किसी भी विद्वान के हो सकते हैं। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया राम जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो किसी भी प्रकार के कथन कोई भी विद्वान कह सकता है। तो जब भी किसी भी प्रकार का कथन कोई भी विद्वान कह सकता है, तो जैसा जो कथन है, जिस विद्वान ने उसे कहा है, जिस इतिहासकार ने उसे कहा है, जिस राजनीति विशेषज्ञ ने उसको कहा है, उसको आप तुरंत याद कर लो, एज इट इज याद कर लो। ठीक, और उसको अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि कौन सा कथन किसने कहा ये हर प्रकार से जानना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो जहां जो मिले उसे याद कर लो। जैसे यही कथन एमपीपीएससी में आया है, हो सकता है दोबारा फिर से आ जाए। अब इसका अनुमान के आधार पर उत्तर तो नहीं लगाया जा सकता, तो हो सकता है दोबारा फिर से आ जाए, इसलिए आप इसको इस रूप में याद कर लो और बी उत्तर सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी बात कही, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये भी मेरे ख्याल से अब यहाँ है नहीं, लेकिन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है। मौलिक अधिकार क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग, अवाद योग, लचीले, कठोर। तो अगर हम चौथे प्रश्न को देखें तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार वाद योग्य। किस आधार पर हम कह सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद 32 कई बार इसका जिक्र आएगा। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहता है वाद योग। विनय जी ने कहा है वाद योग, बहुत बढ़िया विनय जी उत्तर दे रहे हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण राइट है आपका, और ये स्वयं फंडामेंटल राइट है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है, गारंटी प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही, कि यदि मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए वाद योग। कि मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी सभी उत्तर गलत हो जाएंगे, ए वाद योग्य है। अगर यही बेटा प्रश्न होता डीपीएसपी क्या है, अगर यही प्रश्न होता कि डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, सीधे ऐसा प्रश्न आता तो इसका उत्तर हो जाता बी। बहुत अच्छे से समझना। और एक बार एमपीपीएससी ने दोनों प्रश्न दिए, लगातार दिए। एक प्रश्न पूछा मौलिक अधिकार, ऑप्शन यही दिए, और अगला प्रश्न पूछा डीपीएसपी। यही प्रश्न आता कि डीपीएसपी क्या है, तो उत्तर हो जाता अवाद योग। तो मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग। हमें कैसे पता कि मौलिक अधिकार वाद योग है? तो बेटा 32 में लिखा है। हमें कैसे पता कि डीपीएसपी अवाद योग्य है? तो ये इस बात का उल्लेख आर्टिकल 37 में, आर्टिकल 37 इस बात का उल्लेख करता है कि शासन के मूलभूत होते हुए भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है बेटा, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ए ऑप्शन हो जाएगा, चौथे का ए। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ए प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। बी सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई उत्तर दो, उत्तर दो भाई, आप लोग दो। घनश्याम जी हैं, घनश्याम जी उत्तर दे रहे हैं। विनय जी हैं, उत्तर दे रहे हैं डी। तो घनश्याम जी और बाकी लोग भी उत्तर दे भाई, सबको उत्तर दे। ठीक है, घनश्याम जी भी डी कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो निलंबित नहीं किए जा सकते, गलत। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, गलत। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, रुक जाओ। आपातकालीन, ठीक है, बिल्कुल राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं है कि जब चाहे तब राष्ट्रपति निलंबित कर दे, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आकांक्षा द्विवेदी जी बोल रही हैं हेलो सर। अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं ए।
अभिषेक जी ए तो नहीं होगा, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। डी आप, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा हमेशा पूरे प्रश्न को देखें, पूरे प्रश्न को देखें और पूरे ऑप्शन को देखें, पूरा प्रश्न पढ़ें, पूरे ऑप्शन को देखें। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, मनु मनु बोल रही हैं यूएसए से, मनु यूएसए से हैं, बहुत बढ़िया भाई मनु जी, आप यूएसए से हैं कि क्या उत्तर दे रही हैं कि यूएसए से लिया गया है, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मनु जी ने भी डी कहा है, अभिषेक जी ए कह रहे हैं गलत है, आकांक्षा द्विवेदी जी कह रही हैं हेलो सर आपातकाल में। ठीक है, तो देखो आपातकालीन स्थिति, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, थोड़ा सा आपातकालीन स्थिति को समझो। संविधान का भाग 18, ठीक, अनुच्छेद अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक, बहुत अच्छे से समझ लो, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 कहता है, क्या कहता है कि युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होने पर, है ना, या का प्रावधान है, या तो युद्ध हो, या तो बाह्य आक्रमण, या तो सशस्त्र विद्रोह। तो ऐसी स्थिति होने पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। बहुत बढ़िया। और जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है, ठीक है, तो अनुच्छेद 358 लागू होता है, और जिसके अनुसार अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाला स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाता है, निलंबित। 19 के तहत मिलने वाला स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाता है, निलंबित। 359 के अनुसार भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति क्या करता है, निलंबित। तो दोनों में अंतर है बेटा, 358 अलग है, 359 अलग है, और 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये बात हम जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेटा डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मनु जी भी कह रहे हैं कि 352 356 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जाते हैं। आपातकालीन प्रावधान याद रखना, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है। 352 कहता है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह आपातकाल राष्ट्रीय आपात कहलाता है। 352 लागू होता है तो 358 लागू हो जाता है, जिसके तहत 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाती है। 359 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा भाग 3 में वर्णित अन्य मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। घनश्याम जी कह रहे हैं गुरु जी मुझे याद नहीं होते हैं अनुच्छेद। बेटा याद नहीं होते हैं, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं। 352 राष्ट्रीय आपात, 353 आपातकाल का प्रभाव, 354 वित्तीय राजस्व के संबंध में प्रावधान का निर्धारण आपातकालीन स्थिति में, 355 आंतरिक अशांति बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की केंद्र की है। 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में आपातकाल। 357 का प्रभाव। 358 ये लिखा कि 19 निलंबित। 359 में ये लिखा कि भाग 3 में वर्णित अन्य मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और 360 वित्तीय आपात, इस वाली बात को आप बार बार देख लेना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिर से सुन लो, 352 राष्ट्रीय आपात, 353 राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, 354 राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राजस्व संबंधी प्रावधान, 355 बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की, 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता में राज्य में आपात, 356 का प्रभाव, 358 19 निलंबित, 352 लागू होने पे, 359 भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार निलंबित, 360 वित्तीय आपात। इस बात को देख लेना, 1-2 मिनट में जितनी बात हमने कही उसको बार बार देख लेना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 5वें का उत्तर डी हो जाएगा। 6वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता देता है? ये तो ट्रिकी प्रश्न है, ये तो ट्रिकी प्रश्न है, इसको देखना पड़ेगा। जैसे अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों से असंगत विधियां। इसको थोड़ा सा ऑप्शन के साथ देखना पड़ेगा। मूल अधिकारों से असंगत विधियां, ठीक। 32 कहता है मूल अधिकार प्राप्त न होने पर न्यायालय की शरण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 245 कहता है कि कौन सा कानून कौन बनाएगा? इस बारे में केंद्र और राज्य के संबंध में विधायी केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध का प्रावधान।
ठीक। 326 कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली। मताधिकार, तो बेटा इसके अनुसार आप लोग बताएं भाई क्या होगा उत्तर। बिल्कुल घनश्याम जी कह रहे हैं 13, बिल्कुल घनश्याम जी कह रहे हैं 13, विनय जी भी कह रहे हैं 13, सभी लोग कह रहे हैं ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। मूल अधिकारों से असंगत विधियां, क्या कह रहा है कि राज्य और संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को पर प्राथमिकता प्रदान करता है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई नहीं जाएगी। यहाँ राज्य का मतलब संसद भी है, यहाँ राज्य का मतलब विधानमंडल भी है। राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों से क्या हो, असंगत। राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई नहीं जाएगी जो किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों से क्या हो, असंगत। यदि राज्य के द्वारा ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों से असंगत होगी तो न्यायालय के द्वारा ऐसी विधि को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए अनुच्छेद 13। ठीक, चलिए बेटा आगे की बात करते हैं। बेटा ये ध्यान रखना, देखो उद्देश्य ये है कि जितनी हम ज्यादा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा व्याख्या कर पाए, जितनी व्याख्या करेंगे कम से कम समय में उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा, कम से कम समय में आप बहुत सारा रिवीजन कर पाएंगे। कोई भरोसा नहीं इनमें से क्यों कौन सी बात किस प्रश्न के रूप में सामने आ जाए। ठीक है, तो छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अरे बाप रे, तो बहुत बार आया है समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। आईएएस प्री 2002, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015, यूपी आरओ एआरओ प्री 2014। ठीक, तो समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार कौन से 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। चलो भाई देखते हैं। ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, बी 15 से 19, सी 14 से 18, डी 13 से 17। तो बेटा ए गलत, बी गलत, सी सही। किसी ने उत्तर दिया भाई, उत्तर भी तो दो। चलो आ गया भाई, शिवम जी का उत्तर आ गया है सी, बिल्कुल सही बात है सी, समता का अधिकार। मूल अधिकारों की बात करें, जल्दी से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, मूल अधिकारों की बात करें तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहला समता का अधिकार, जल्दी समझ लो, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28। शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार, ये सब मैं इसलिए बताता हूं ताकि बच्चों आपका रिवीजन भी होते जाए। शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार 29-30। 31 था, 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अभी चर्चा हो गई, अनुच्छेद 32। इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा तथा संस्कृति 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने उत्तर सही दिया है, सी हो जाएगा सी। ठीक है, 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न तो नहीं है सही, स्मार्ट प्लानिंग सही रणनीति टॉप स्कोर एमपीपीएससी 2026 के लिए बड़ा बहुत कम प्राइस में बैच चल रहा है, ऑफलाइन बैच चल रहा है, ऑनलाइन भी है। सिद्धि जैन कह रही हैं जय हिंद सर, जय हिंद सिद्धि जैन जी। तो ऑफलाइन बैच भी ऑनलाइन बैच भी आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम राशि में आपको पूरा फ्री का बैच पढ़ाया जाएगा, पूरी 10 के 10 यूनिट कवर कराई जाएंगी और ये इस प्रकार से कॉन्सेप्ट साइट पढ़ाया जाएगा ताकि मेंस में भी आपके काम आ सके। ठीक, अगला 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। यूपीपीसीएस में 2015। चलो भाई बताओ, आप लोग बताओ, उत्तर बताओ। चलो भाई, टॉम इंडिया मिशन एमपीपीएससी, हाँ भाई जो भी है आपका स्वागत है, बहुत बड़ा नाम है, इतनी समझ में आ रहा है मेरे को तो, मिशन एमपीपीएससी बहुत बढ़िया। तो मिशन एमपीपीएससी जी बिल्कुल इस प्रश्न को उत्तर बताएं। सही है, विनय जी ने बोला है, विनय जी ने बोला सी। चलो ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 13। तो क्या प्रश्न है कि कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता या समानता से संबंधित अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे बच्चों ने दिया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने दिया उत्तर। चंचलेश जी भी हैं,
सी मिशन एमपीपीएससी जी ने भी दे दिया उत्तर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14। ठीक बेटा, अनुच्छेद समानता का अधिकार है 14 से 18, 2 मिनट में समझ लो। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी 14। विधि के समक्ष समता बेटा हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। ये भी प्रश्न याद रखना। विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया है? अमेरिका से। कानून सबके लिए समान होगा, रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा। कोई कानून किसी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र को ध्यान में रख के बनाया नहीं जाएगा। कानून की नजर में सभी क्या है? समान। कानून सबके लिए समान होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? मूल अधिकार है, समानता का मूल अधिकार है। और समानता के मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता बेटा कहां से ली गई? ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया? अमेरिका से। ये बात सही है? बिल्कुल सही, लगभग सभी लोगों ने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? देखो भाई, बीपीएससी 2023, एमपीपीएससी 1997, यूपीपीसीए 2003। मतलब समझ रहे हो आप कि आप इस प्रकार से पढ़ाई करो कि हर स्टेट के पीएससी के, यहाँ तक कि यूपीएससी के भी प्रश्न सॉल्व करके जाओ। अगर आपको परीक्षा में स्पष्ट रूप से पास होना है, बिना किसी डाउट के पास होना है, तो आप पहले तो पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज करोगे तो जितने छोटी मोटी गैप रहेंगे सब दूर हो जाएंगे, और आप इस बात को भी समझ पाओगे कि कौन सा प्रश्न आपको बिल्कुल आना चाहिए, कोई गलती की संभावना नहीं। ठीक है, स्नेह जी बोल रहे हैं प्रणाम गुरुजी, यूपी से देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्नेह जी, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया। यूपी के किस जिले से हैं आप भाई, थोड़ा हमको बताएं। अशोक कुमार जी बोल रहे हैं आर्टिकल 17। बाकी सभी ने, विनय जी ने भी, चंचलेश जी ने भी उत्तर दिया है। इसने गौतम जी बताएं यूपी के किस जिले से हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलो, तो संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 14 गलत, अनुच्छेद 21 गलत, सी अनुच्छेद 17 सही, अनुच्छेद 19 डी गलत, अनुच्छेद सी। बेटा बहुत अच्छे से समझो, अनुच्छेद 17 सी। अनुच्छेद 17 कहता है, क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, या इसी को कहते हैं छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत। इटावा से हैं, बहुत बढ़िया। इटावा से हैं भाई, इटावा से हैं, बहुत बढ़िया। इटावा हमारे मरहूम मुलायम सिंह जी की धरती है। समाजवादी उद्देश्यों के लिए उन्होंने इटावा और आसपास के क्षेत्रों को ध्यान में रखकर अपना काम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिवम जी, स्वागत है आपका। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक, अब अनुच्छेद 17 देखो, लिखने से तो नहीं मिल जाएगा ना, अस्पृश्यता तो आज भी देश में है। ठीक है, आपका ही स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट बेंच में बैठता था, आपकी पॉलिटी पढ़कर सिलेक्ट हुआ हूँ। अरे बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत। आपका ही स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट बेंच में बैठता था, आपकी पॉलिटी पढ़कर सिलेक्ट हुआ। नहीं भाई, आप अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं, आप अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं, आपने माता पिता के आशीर्वाद से सिलेक्ट हुए हैं, और ईश्वर के आशीर्वाद से सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, मानसी गौर जी बोल रही हैं जी सर। ठीक है, चलो वेलकम है सभी लोगों का। तो इसने गौतम जी सिलेक्ट हैं, जो वर्तमान में इटावा में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इसने जी। ठीक है, स्वागत है आप सभी लोगों का, मानसी जी का भी। ठीक, चलो, तो सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अब देखो मेरा बात समझो कि केवल बिल्कुल इसने जी कह रहे हैं आप लोगों का भी योगदान है। बिल्कुल आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है, यही हमारे लिए बहुत हमें प्रसन्नता देने वाली बात है और मोटिवेट करने वाली बात है। ठीक है, हरदोई, अच्छा हरदोई में है, हरदोई में है भाई, हरदोई में है। ठीक है, हरदोई वाला एरिया बहराइच हरदोई आसपास है। ठीक है, चलो, तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत। देखो मैंने कहा कि क्या क्या लिखने से अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी? 2026 आवर ईयर, वी आर स्टेइंग
स्टेइंग फोकस्ड टिल द एंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। टेक वन पैड, क्या लिखा भाई, बहुत कठिन नाम है। अच्छा, पंचायत महाजनपद, ठीक ठीक। मानसी गौर जी कह रही है आर्टिकल 18 उपाधियों। ठीक है भाई, ठीक है, चर्चा को अपन आगे जारी रखेंगे। अभी हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। तो इस प्रश्न में लिखा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? सी अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, चलो अब अगर मैं कहूं कि क्या अस्पृश्यता का अंत लिखने से अस्पृश्यता हो जाएगी? नहीं, इसके लिए हमने कानून बनाए हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले तो बनाया था अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम। ठीक है, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम बनाया था। इसको संशोधित किया गया 1976 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में इसका नाम बदला। और फिर 1989 में बनाया अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। बेटा ये बात भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1989, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल हमें समझ में आनी चाहिए कि केवल अस्पृश्यता लिखने से नहीं हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहे हैं मिठाई खिलाने इंदौर आऊंगा, बिल्कुल आइए, वेलकम है आपका। ठीक, तो अस्पृश्यता केवल लिखने से नहीं हो जाएगा बेटा, अस्पृश्यता दिखनी चाहिए, अस्पृश्यता मिलनी भी चाहिए। और इसी संदर्भ में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 35, कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी। जैसे अनुच्छेद 17, संसद कानून बनाएगी। संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए विभिन्न कानून बनाए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल इसी को 76 में नाम बदल दिया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और ये अलग है, ये एक ही कानून था, और ये अलग है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर कानून बने, ये प्रश्न भी आते हैं। अनुच्छेद 35 कहता है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन भी आते हैं, 10वां क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? चलो भाई देखते हैं, गारंटी नहीं दी गई है। शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(b). ठीक है, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने या सभा करने या एकत्र होने की स्वतंत्रता 19(1)(b) में दी गई है। ठीक है, चलो भाई, चलो चलो, क्रिस का गाना सुनेगा? यहाँ क्रिस का गाना चल रहा है? क्रिस का गाना तुम गाओ ना, कौन मना कर रहा क्रिस का गाना गाने को? और अपने घर वालों को बैठा के सुनाते रहो क्रिस का गाना। ठीक है, चलो चलो, 19(1)(b) कहता है शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता है। संपत्ति रखने खरीदने बेचने की स्वतंत्रता 19(1)(f) में था। चलो देख लेते हैं आगे। पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता 19(1)(d) में है, 19(1)(d) में था। चलो बी इज राइट आंसर। देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता 19(1)(g). ठीक, तो संपत्ति रखने खरीदने, अरे ये तो सभी आ गए हैं। अब हमें देखना है तो बेटा इसका उत्तर होगा बी। कैसे होगा बी, वो भी समझो। संपत्ति खरीदने रखने बेचने की स्वतंत्रता जो है 19(1)(f), और 19(1)(f) कहता है संपत्ति। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटा दिया गया है, इसे 300 का में रखा गया है। इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा बी 19(1)(f). अब ये 300A में आ गया है। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि विधिक अधिकार है। इसकी वैल्यू अब उतनी नहीं रही जितनी 1978 के पहले थी। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अशोक जी ने भी उत्तर भी दिया है, मानसी जी ने भी उत्तर भी दिया है, शिवम जी ने भी उत्तर भी दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। ठीक, तो 19A में 19B में ये 1 है ना, 19(1) है, 19(1)(c) में 19(1)(d) में। ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा बेटा 19(1)(a) में।
ये उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही, 19(1) ये उत्तर हो जाएगा। देखो साकल पेपर्स बनाम भारत संघ, ठीक, ये मामला था। 1956 में एक कानून बना था प्रेस की संख्या या पेज की संख्या और विज्ञापन से संबंधित, है ना। प्रेस में, समाचार पत्रों में, प्रेस में पेज की संख्या और विज्ञापन संबंधी कानून बना था, विज्ञापन संबंधी कानून था। उसको न्यायालय में चुनौती दी गई। साकल पेपर एक मराठी भाषा का पेपर था, उसको चुनौती दी गई कि जो ये प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला जो कानून बना है, ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर रहा है। 19(1) ये कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो 19(1) ये कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये जो साकल पेपर बनाम भारत संघ का मामला था, इसमें न्यायालय ने बोला कि भले प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में निहित नहीं है, सही है, प्रेस की आजादी भारतीय संविधान में निहित नहीं है, लेकिन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसका उल्लेख 19(1) में है, इसमें अंतर्निहित है, इसमें ही निहित है, अलग से इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और यह बात सिद्ध हुई कि प्रेस की स्वतंत्रता भले अलग से संविधान में नहीं है, किंतु न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया कि 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। ये बात समझ में आ गई? तो इस बात को बेटा ध्यान रखना। और ये साकल पेपर बनाम भारत संघ का मामला था। 1956 में भारत सरकार ने कानून बनाया था जो प्रेस के पेपरों की संख्या और विज्ञापन संबंधी कोई प्रावधान का निर्धारण कर रहा था। उससे पेज की जगह कम हो रही थी, विज्ञापन में दिक्कत आती। साकल पेपर मराठी भाषा का पेपर था। इसके संदर्भ में न्यायालय ने लगभग 1960 का दशक है, 62 ऐसा कुछ है, उसमें निर्णय दिया। और उसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि भले प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में निहित नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या है, शामिल। ठीक ठीक। तो जिन लोगों ने भी ये उत्तर दिया बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मानसी जी ने भी बोला जी सर, अशोक जी भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न ये उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी एमपीपीएससी जो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड ला रही है, वो कुछ केस भी पूछ ले रही है। जैसे यहाँ भी एक प्रश्न रखा है अभी उन्नी कृष्णन का मामला, ठीक है, पुट्टा स्वामी का मामला। तो कई बार आप देखोगे कि एमपीपीएससी अभी केस का जिक्र भी पूछ रही है, ऑप्शन में केस भी देती है कि ये वाला निर्णय किस केस से संबंधित है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी पीएससी में बहुत बढ़िया, अभी पीएससी में सिलेक्ट होना है, आपका आशीर्वाद बना रहे भाई। बिल्कुल पीएससी सिलेक्ट हो आप, एमपीपीएससी सिलेक्ट हो, यूपीपीसीएस सिलेक्ट हो, आरएस सिलेक्ट हो, बल्कि आप अपना ठोस तैयारी जारी रखें और सिलेक्शन के बाद बिल्कुल यूपीएससी को भी दें। बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा। हर प्रकार से संस्था आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा उपस्थित रहेगी। आप लोग बिल्कुल अभी स्टेट पीएससी को फोकस कर लें और तुरंत जॉब लें और उसके बाद सीधे यूपीएससी को भी फोकस करें। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, कभी हमें शांति से बैठना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016। चलो भाई, व्यक्ति की प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के संरक्षण से, ठीक है, आंसर प्लीज बेटा, आंसर प्लीज, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर प्लीज A 19, B 21, C 20, D 22। उत्तर हो जाएगा B 21। आई एम रेडी 180%। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, व्यक्ति की प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से संबंधित, ठीक, अनुच्छेद 21। ठीक है, मानसी जी ने उत्तर दे दिया है, शिवम जी ने उत्तर सी कहा है। बेटा सी नहीं होगा, व्यक्ति की प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, शिवम जी उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बी। ए अशोक जी ने भी दिया है, आरती जी ने भी दिया है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी 21। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं सकता है। ठीक, पहली बात तो याद रखना, जल्दी से बता रहा हूं आपको क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं। इसमें एक फैक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान से।
ये याद रखना कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है, जापान से, क्योंकि कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि की सम्यक प्रक्रिया जो कि संविधान में नहीं है लेकिन मेनका गांधी केस में बोला है उसको लिया गया है अमेरिका से। तो बेटा ये बात याद रखना, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि की यथोचित या सम्यक प्रक्रिया अमेरिका में है, भारतीय संविधान में लिखी नहीं है, किंतु 1978 मेनका गांधी केस में कहा है कि है नहीं लेकिन हम मानेंगे। ठीक, तो ये याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 बी उत्तर। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? देखो आ गया ना प्रश्न, ठीक है, तो इसका उत्तर ए 11, बी 16, सी 21, डी 26, सी 21। विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की यथोचित प्रक्रिया, बेटा याद रखना विधि की सम्यक प्रक्रिया को अमेरिका से लिया गया है। हालांकि ये भारतीय संविधान में स्पष्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ, यही है ना भाई सम्यक प्रक्रिया। हाँ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, मेनका गांधी को विदेश जाना था देश छोड़ के। उस संदर्भ में न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया भले लिखी है लेकिन सम्यक प्रक्रिया भी है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, मानसी जी ने 21 बोला है और नमस्ते सर जी बोल रहे हैं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, चलो चलो, सम्यक प्रक्रिया मतलब यथोचित, इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सम्यक मतलब उचित, सम्यक मतलब बेटा उचित या यथोचित। ठीक, ये अमेरिका की है और भारतीय संविधान विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहता है, लेकिन सम्यक प्रक्रिया अमेरिका के प्रावधान से हमने ग्रहण कर ली है, भले भारतीय संविधान में लिखा नहीं है। ठीक, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और इस केस में न्यायालय ने बोल दिया मेनका गांधी बनाम भारत संघ कि भले लिखी नहीं है लेकिन हम मानेंगे तो भारतीय संविधान में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी है, सम्यक प्रक्रिया भी है। ठीक है, चलो एक उत्तर आया है ग्वालियर वाले जी का स्वागत है, ग्वालियर वाले जी का स्वागत है। अगला, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अभी इसी बात की चर्चा करी, ए 14, बी 19, सी 21, डी कोई नहीं, सी 21। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में मेनका गांधी को विदेश जाना था और मेनका गांधी का पासपोर्ट भारत सरकार ने उस समय मोरारजी देसाई की सरकार से जब्त कर लिया था। तब न्यायालय ने उस बात को कहा कि विदेश जाने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। तो विदेश जाने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट है और इस मामले में यह निर्णय दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद सी, मतलब अनुच्छेद 21 सी। ठीक है बेटा, सभी लोगों का उत्तर आ गया। शिवम जी बी कह रहे नहीं बेटा, शिवम जी बी नहीं, सी आएगा। ठीक है, विदेश यात्रा, देखो बहुत अच्छा आपने एक सबक दिया है कि जो 19 है, 19(1)(d) है जो बेटा, वो भारत में निर्बाध रूप से भ्रमण करने या आने जाने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता भारत में। लेकिन अगर हम बात करें विदेश जाने की स्वतंत्रता, तो मेनका गांधी केस में स्पष्ट किया विदेश जाने की स्वतंत्रता सी। ये बात समझ में आ गई? 21। ठीक है बच्चों, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। शाबाश, बहुत बढ़िया सेबेस्टियन जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया सेबेस्टियन जी, स्वागत है आपका। चलो सी उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, भारत में निर्बाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता 19(1)(d) बी में है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? यूपीएससी आईएएस में आया बेटा प्रश्न, आईएएस फ्री 2024 का प्रश्न है। ठीक है, चलो भाई उत्तर दो। निजता के अधिकार को ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार डी। ठीक है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे पुट्टू स्वामी, या पुट्टा स्वामी भी लोग बोलते हैं, पुट्टा स्वामीवाद 2017। इसमें न्यायालय ने बोला कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। आधार कार्ड से जुड़ा मामला था, इसमें पहली बार न्यायालय ने बोला। पुट्टू स्वामी या पुट्टा स्वामी है भाई, है ना, ये थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। 2017 में पहली बार न्यायालय ने बोला निजता का जो अधिकार है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। ठीक, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अभी हाल ही में एमपीपीएससी और अन्य अदर स्टेट भी केस से संबंधित ऑप्शन देते हैं, केस से संबंधित प्रश्न देते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण केस है। ठीक, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर महा रिवीजन। चलो भाई, आप लोग के लिए एक अच्छी सौगात आई है,
अच्छी सौगात ये है कि 31 दिसंबर जब दुनिया इस वर्ष को अलविदा कह रही होगी, तो जब दुनिया इस वर्ष का अंतिम दिन को अलविदा कह रही होगी, तो आपको हमारे एमपी के किंग अवनीश सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा 6 बजे से लेके पूरे वर्ष का करंट, मध्य प्रदेश का पूरे वर्ष का करंट पढ़ाया जाएगा। जब दुनिया इस वर्ष को अलविदा कह रही होगी, तो आप इस वर्ष के करंट को अलविदा करोगे, आप इस वर्ष के करंट को भी बाय बाय करोगे और रट लोगे और अपने परीक्षा को फोड़ने की तैयारी करोगे। ठीक है, तो इसी दिन आपको 6 बजे से रात के, आप जब तक भी देखते हैं कितने बजे तक सर पढ़ाते हैं, तो 31 तारीख को आपको ध्यान रखना है, सभी बच्चों को लाइव जुड़ना है और ये संदेश, ये बिस्मिल का संदेश दुनिया तक पहुंचा देना है, मध्य प्रदेश के एक एक बच्चे तक पहुंचा देना है कि 31 तारीख को कोई जश्न नहीं मनाना है, करंट का जश्न मनाना है, करंट को याद करना है। ठीक है, और करंट को पूर्ण रूप से इस वर्ष के करंट को याद करके अलविदा करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तारीख समय 31 तारीख शाम को 6 बजे से। चलो अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के किस मामले को के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? एमपीपीएससी 2019। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, बी गोविंद बनाम मध्य प्रदेश, सी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लेख था, स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लेख है। किसमें? परमानंद कटारा में। स्वास्थ्य या इलाज पाने का अधिकार, इसको कहेंगे इलाज पाना, इलाज प्राप्त करना। चमेली सिंह आश्रय, आश्रय का अधिकार। ठीक, अब प्रश्न है शिक्षा का अधिकार। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993। आंध्र प्रदेश राज्य में कैपिटेशन फीस वसूली जा रही थी, उसके खिलाफ उन्नी कृष्णन ने मामला दाखिल किया और न्यायालय ने बोला कि भाई शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 86वां संविधान संशोधन, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया और इसके तहत 21A जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखना, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश एमपीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ठीक, अगला, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से परिकल्पित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ दिया गया है? यूपीएससी 2017, यूपीपीसीएस। देखो बेटा, आप लोग इस बात को समझ रहे हैं ना कि देखो हर बार प्रश्न रिपीट होता है। ठीक है, आई बात समझ में, हर बार प्रश्न रिपीट होता है। अगर हम पुराने साल के पेपर लगा के चले जाएंगे तो हमें ठोस तैयारी पर बने रहेंगे, हमारी तैयारी ठोस बनी रहेगी। ठीक, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 कहता है। बात करते हैं, पहला, मानव देह का व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बेकारी का निषेध, सही। 23-24 में है ये 23। अस्पृश्यता का गलत, क्योंकि ये अनुच्छेद 17 है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, गलत, क्योंकि अनुच्छेद 29-30 है। अनुच्छेद 29-30। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, सही, क्योंकि अनुच्छेद 24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। ठीक है, तो बेटा ग्वालियर वाले जी कह रहे हैं सी। ठीक है, देख लेते हैं भाई, 1 और 4 कहीं दिख रहा है, 1 2 4 गलत, 2 3 4 गलत, 1 और 4 सही, 1 2 3 4 गलत। देखो मैंने आपसे बार बार कहा, कभी भी कितना भी बताओ बेटा, पूरे ऑप्शन पढ़ने की आदत डालना हमें। ठीक, ये चीजें हमें यहीं से इसी दौरान प्रैक्टिस में सीखनी है। उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 4। ठीक, सी उत्तर आया क्या? सी उत्तर आया है भाई, 1 और 4। अशोक कुमार जी का भी सी उत्तर आया है, 1 और 4। बिल्कुल सही बात है, 1 और 4 सही है, सी। अगला प्रश्न, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 23, मनुष्य के व्यापार, दुर्व्यापार, बलाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है, चलो ये सी हो जाएगा। अगला, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2004। बहुत अच्छा प्रश्न, 20, 3, 21, 22, 74। ठीक, तो चलो इसको देख लेते हैं। 20, 3, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, 74, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, गलत। 22, गिरफ्तारी और नजरबंदी के दौरान संरक्षण। ठीक है,
स्वयं की गवाही के विरुद्ध वाद नहीं किया जा सकता, ये भी गलत। 74 मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 20(3), ठीक। अनुच्छेद 20 क्या कहता है बेटा? अनुच्छेद 20 कहता है, अनुच्छेद 20 अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 कहता है। अब 20(1) में क्या है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। यार यही है ना? नहीं, ये नहीं है भाई, वही मुझे लगा। ये तो 22 है। अपराध एवं दोष सिद्धि का संरक्षण 20(1) कहता है भूतलक्षी दंडिक प्रावधानों से संरक्षण। सही है। 20(1) कहता है, वो 22 है बेटा, है ना? गिरफ्तारी और नजरबंदी के दौरान संरक्षण में कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, ठीक। 20(1) कहता है भूतलक्षी दंडिक प्रावधानों से संरक्षण। 20(2) डोरे दंडाधान से सुरक्षा। 20(1) का मतलब ये होता है कि जब किसी विधि का उल्लंघन हुआ होगा वही अपराध माना जाएगा, ठीक है। 20(2) कहता है किसी अपराध के लिए एक बार से अधिक ना तो मुकदमा चलेगा ना तो सजा मिलेगी। 20(3) स्वयं की गवाही के विरुद्ध, यही ना प्रश्न? बिल्कुल सही। स्वयं की गवाही के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक। स्वयं अर्थात किसी अपराधी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो माने कि उसने अपराध किया है। समझ में आ रहा है? किसी भी अपराधी को इस प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो माने कि उसने अपराध किया है। राज्य की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सिद्ध करे कि किसी व्यक्ति ने अपराधी किया है। ग्वालियर वाले जी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आपको भी भाई, आपको भी। अभी तो बहुत दिन है। चलो ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 20(3). 20 अनुच्छेद 20 कहता है अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20(1) कहता है भूतलक्षी दंडिक प्रावधानों से संरक्षण। 20(2) कहता है दोहरे दंडाधान से सुरक्षा। 20(3) कहता है स्वयं की गवाही के विरुद्ध बात नहीं किया जाएगा। स्वयं की गवाही के विरुद्ध बात नहीं किया जाएगा, इसका मतलब है कि राज्य को या पुलिस को साबित करना पड़ेगा न्यायालय में कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, इसको सजा दे दो, ठीक है। किसी व्यक्ति को, किसी दोषी को, किसी अपराधी को आप ये बोल के नहीं मतलब उसको अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, या किसी प्रकार की प्रताड़ना देकर आप उसे ये नहीं स्वीकार करने को बाध्य कर सकते कि माने कि उसने अपराध किया है, ठीक। इसका उत्तर हो जाएगा 20(3) ए। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के उपरोक्त संरक्षण, अब भी हमने चर्चा कर ली बेटा, अभी चर्चा करी थी 20(2) में कि दोहरे दंडाधान से सुरक्षा। बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा ए 19, सी 20, मतलब बी अनुच्छेद 20, सी 21, डी 22, बी 20, ठीक है ना। 20, 21, 22 में थोड़ी कंफ्यूजन होता है, याद रखना प्यारे बच्चों। 20 और 22 में देखो अभी मुझे भी हुआ था, ठीक है। वो तो थोड़ा जागरूक रहा तो कर लिया, नहीं तो दिक्कत हो सकती थी, ठीक। प्रमोद सिंह जी कह रहे हैं 20, ठीक है चलो भाई बी 20, ठीक। अभी हमने चर्चा करी। मैक्रोफोन बोल रहे हैं भाई डी नहीं होगा। देखो अभी चर्चा करी थी, ध्यान रखना। गिरफ्तारी और नजरबंदी के दौरान संरक्षण डी है। अपराध एवं दोष सिद्धि के दौरान संरक्षण 20 है, ठीक। डी 22 है वो। चलो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। बहुत शानदार प्रश्न, यूपीपीसीएस मेंस 2009 में, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो बेटा, बहुत सारे लोग हैं, लाइव हैं, उत्तर दें। ए 1 माह तक, बी 3 माह तक, सी 6 माह तक, डी 9 माह तक। चलो बेटा उत्तर दो। मैक्रोफोलो फोटो जो भी नाम है भाई, माफ करो, जो भी नाम है आपका, ठीक। वैसे ही दिखता भी थोड़ा कम है दूर से, और इंग्लिश तो और माशाल्लाह कमजोर है। 3 मंथ। चलो भाई, मनीष जी ने भी उत्तर दिया है, प्रमोद जी का भी उत्तर आ गया है। चलो भाई, ठीक। बी 3 माह। अब ध्यान रखो, देखो अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 ये कहता है गिरफ्तारी और नजरबंदी के दौरान संरक्षण। गिरफ्तारी और नजरबंदी के दौरान संरक्षण, तो गिरफ्तारी और नजरबंदी के दौरान संरक्षण है, बिल्कुल। गिरफ्तार के व्यक्ति को कारण बताना जरूरी है गिरफ्तारी का।
गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी। दूसरा, वकील से परामर्श करने का अधिकार देना है। ठीक। तीसरा, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य। चौबीस घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य। ठीक। लेकिन बहुत बढ़िया, लेकिन भाई 4 से 7 तक ये प्रावधान है। क्या प्रावधान है? कि यह अधिकार मिलेंगे किंतु अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, प्रिवेंटिव एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। समझ में आ गया? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अगर इस देश में संविधान ना होता तो देश का क्या हाल होता? अरे ग्वालियर वाले भाई, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो देश का क्या हाल होता। तो संविधान ही है जिसने देश को आज तक बचाया है, और जब तक देश रहेगा तब तक संविधान ही देश को बचा कर रखेगा। बिल्कुल, आप इस देश की व्यवस्था पर, आप इस देश के कानून पर, आप इस देश की शासन प्रणाली पर, आप इस देश के संविधान पर विश्वास बना के रखें। ये बहुत ही शानदार देश और बहुत ही शानदार संविधान है। ठीक है, संविधान की बागडोर बहुत शानदार लोगों के हाथों में है। ठीक। चलो, तो निवारक निरोधक अधिनियम के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे संरक्षण नहीं मिलेंगे। अब ऐसे व्यक्ति को जिसको निवारक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, उसको 3 माह की अवधि तक जेल में बंद रखा जा सकता है। 3 माह की आगे की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो प्रश्न क्या है कि कितने सलाहकार बोर्ड की अनुमति से उसकी गिरफ्तार की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक। 3 माह तक उसे बिना न्यायालय में प्रस्तुत किए जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब निरोध में रखा जा सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक, बेटा लिखा है 3 माह की आगे की अवधि बढ़ानी है तो उसके लिए एक न्यायिक सलाहकार बोर्ड बनता है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उत्तर हो जाएगा बी, 3 माह। अगला, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध है? छत्तीसगढ़ 2018। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 26 कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, 3 शब्द याद रखना, यही बात 25 में भी है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धर्म के पालन की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता। 3 शब्द है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अब देख लो, लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा गलत, शिक्षा गलत, सदाचार सही, स्वास्थ्य सही, धर्मनिरपेक्षता गलत। अब देख लो, 1 4 5, 1 1 2 3, 2 3 5, 2 4 6, 1 4 5, 1 4 5। उत्तर हो गया डी। बड़ा बहुत अच्छा प्रश्न है, दमदार प्रश्न है। हालांकि पूछा किसने? छत्तीसगढ़ में भी इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करना है तो छत्तीसगढ़ के भी प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रश्न है बेटा, अच्छा प्रश्न है, डी ऑप्शन हो जाएगा। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता है। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों की स्थापना और उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 25-26 के तहत ये लगभग मान के चले युक्ति निर्बंधन जैसा है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, डी हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19 गलत, बी अनुच्छेद 26 गलत, सी अनुच्छेद 29, चलो देखते हैं, डी अनुच्छेद 30, चलो देखते हैं 29 में भाषा, लिपि, संस्कृति और प्रश्न है शिक्षण संस्थान, तो अनुच्छेद 30 डी। चलो भाई दे उत्तर दो, चलो भाई इतने सारे लोग जुड़े, जल्दी से उत्तर दें। तो उत्तर हो जाएगा डी। शाबाश शाबाश। चलो अब देखो, तो अनुच्छेद 29-30 शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार, ये अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। कौन होंगे अल्पसंख्यक? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। क्या कहता अनुच्छेद 29? सभी वर्ग को भाषा, लिपि और संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है? ये अनुच्छेद 29 है। 29-30 में कंफ्यूजन होता है बेटा, इसलिए याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है?
अनुच्छेद 30 कहता है धार्मिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और सही है ना, हाँ, और उनका प्रबंधन। ठीक, अनुच्छेद 30, ठीक है। ग्वालियर वाले भैया ने भी उत्तर दिया है। अगला, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? बीपीएससी 2005, भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च। बेटा सभी न्यायालय नहीं होगा, अगर डी ना होता तो फिर हो सकता था ये। अच्छा है, अच्छा है। प्रमोद सिंह जी मार्गदर्शन भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जैसे शिक्षकों से मार्गदर्शन मिलना मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को। बेटा अगर डी ना होता तो ए में कंफ्यूजन हो सकता था, और कोई भी बच्चा ए को ध्यान में रख के उत्तर टिक कर सकता है। बार बार बोलता हूँ कि पूरा ऑप्शन पढ़ना है, आदत डालना है पूरा ऑप्शन पढ़ने की। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। अगर मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो 226 के तहत हाईकोर्ट जाओ और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाओ। कई बार न्यायालय ने इस बात को कहा है कि भाई इसके लिए आप हाईकोर्ट भी जा सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे मामले हैं। तो 226 कहता है कि अगर मूल अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हो, उच्च न्यायालय, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है स्कॉलरशिप टेस्ट। बेटा टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, 4 तारीख को पहला टेस्ट है, और प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे रहेगी। अगर आप फर्स्ट रैंक आती है तो मेंस का ऑनलाइन बैच फ्री है, सेकंड रैंक आती है तो प्री टारगेट बैच फ्री है। फ्री है ना भाई, मतलब है ना, ऐसे ही हाँ फ्री होगा। ठीक, और थर्ड रैंक आती है तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज MP प्रो मैक्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के साथ साथ MP प्रो मैक्स बैच मिलेगा। फिर 4 से 10 रैंक आती है तो 30% ऑफ, 11 से 50 रैंक आती है तो 25% ऑफ, 51 से 100 रैंक आती है तो 20% ऑफ। ठीक है, चलो तो टेस्ट सीरीज बेटा टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, चलो न्यायपालिका, यूपीपीसीएस 2010, कार्यकारिणी, संसद, उपयोग में से कोई नहीं बेटा ए न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन? न्यायपालिका। संविधान का संरक्षक कौन? न्यायपालिका। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होगा? न्यायपालिका, ये बात हम समझते हैं। संविधान का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। ठीक, अगले अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? यूपीपीएससी प्री 2002, यूपी IAS 2002, यूपीपीसीएस 2010, यूपीपीसीएस 2004, यूपीयूडीए LDA 2010। ठीक है, चलो अच्छा प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? धर्म की स्वतंत्रता, गलत। संपत्ति का, गलत। समानता का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। भाई ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक मूल अधिकार मिलेंगे नहीं, मूल अधिकारों को प्राप्त करने का उपचार नहीं होगा, तब तक मूल अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। बिल्कुल सही, अशोक जी, शिवम जी, सभी लोगों ने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार को उत्तर माना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बेटा, यह प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, और 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें हैं, 5 प्रकार की रिट को एक प्रकार से बोल सकते हैं न्यायिक आदेश। रिट को एक प्रकार से बोल सकते हैं न्यायिक आदेश। तो 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। इसी प्रकार से रमेश जी हैं, रमेश जी बोल रहे हैं जी सर, उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। अगला, चलो भाई 26वां प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ PCS 2016। देखो बेटा आप लोग इस प्रकार के प्रश्न जरूर सॉल्व करो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 5 पावर डाउन एंड सर्च एनर्जी स्टिल 100% अमेजिंग सेशन। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सही बात है भाई, आप लोग की एनर्जी से हमको मोटिवेशन मिलता है। सर BN राव का संविधान में क्या रोल है? बेटा BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। अंबेडकर के बाद दूसरे कोई विद्वान थे तो BN राव थे। अगर विदेशी देशों की यात्रा करके वहां की शासन प्रणाली का कोई अध्ययन करने वाला था तो BN राव थे। लेकिन कई बार ऐसी बहस भी देखने को मिलती है कि भीमराव अंबेडकर और BN राव में ज्यादा योगदान किसका? नो डाउट ज्यादा योगदान अंबेडकर का है। BN राव एक सलाहकार व्यक्ति थे जिनकी केवल सलाह थी। जो अन्य देशों में जाकर जो यात्रा करके आए थे वो बता रहे थे कि सिस्टम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर की, नो डाउट। इस बात को किसी भी प्रकार से बहस में लाना ही नहीं चाहिए। कोई किसी का एजेंडा हो सकता है इस बात को बहस में लाने का, डॉक्टर अंबेडकर की संविधान में सबसे बड़ी भूमिका, डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त अगर कोई हो सकता है तो वो पूरी संविधान सभा ही है।
और BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी याद रखना, संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, चलो मनीष जी हैं, मनीष जी कह रहे हैं डी। चलो देख लेते हैं। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि अनुच्छेद 32 के तहत मेरे सामने सशरीर लाओ, तो हमें शरीर चाहिए, ये हो जाएगा हेबियस कॉर्पस। ये भी प्रश्न आ जाते हैं, हेबियस कॉर्पस। ठीक, परमादेश, हम आदेश देते हैं जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। ग्वालियर के एडवोकेट मिश्रा जी को डाउट है। हाँ हो सकता है भाई, बिल्कुल सही। तो डाउट तो किसी को भी हो सकता है, डाउट तो करने वाला कोई भी डाउट कर सकता है, नो डाउट। ठीक है, डाउट करने वाला तो भाई कोई भी डाउट कर सकता है, कोई भी करने वाला डाउट कर सकता है। यही डाउट करने की आजादी भी भारत का संविधान दे रहा है, और वो किसकी देन है, डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि आप डाउट कर सकते हो और आप अपने डाउट को अभिव्यक्त भी कर सकते हो। ये स्वयं किसकी देन है, डॉक्टर साहब की है, डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। ठीक है, आप बढ़िया डाउट करो और अपने डाउट को बोलो भी, आपको डाउट को बोलने से कोई रोक भी नहीं सकता, तो ये स्वयं संविधान की देन है। कॉर्पस, हमें शरीर चाहिए। परमादेश, जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय के द्वारा परमादेश जारी करके उसको कर्तव्यों का बोध कराया जाता है, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, कि अगर कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामले की सुनवाई करता है तो उसके ऊपर का न्यायालय उस कार्रवाई को रोक देता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। उत्प्रेषण भी, ये हो गया प्रतिषेध का 5। उत्प्रेषण का पूर्णतः सूचित कीजिए। जब न्यायालय और जानकारी मांगता है अधीनस्थ न्यायालयों से, तो उत्प्रेषण अधिकार पश्चात किस अधिकार से, जब किसी पद को ऐसा व्यक्ति धारण कर लेता है, जब किसी पद को ऐसा व्यक्ति धारण कर लेता है जो उसके धारण करने योग्य नहीं है, चाहे वो विधिक हो चाहे संवैधानिक पद हो, तो न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया जाता है। किस अधिकार से, क्यो वारंटो। ठीक है, परमादेश मैंडमस। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोररी, क्यो वारंटो। ठीक, तो ए का 4, चलो भाई ए का 4 तो 3 जगह है, बी का 3 2 जगह आ गया, बी और सी। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख 5, डी का 1, अरे ये तो बहुत शानदार है। फिर ई का 2, सी उत्तर हो जाएगा भाई, सी उत्तर हो जाएगा, सही है, सी हो जाएगा, आ गया सी। चलो भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। जोड़ी जमा लेना आप लोग, ठीक, जोड़ी जमाना इसको आप लोग, है ना। चलो अगला प्रश्न। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे पद शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहते हैं। अभी कहा कि जब कोई सरकारी व्यक्ति, जब कोई लोक प्राधिकारी या सरकारी व्यक्ति या कार्यपालिका कह लो आप, कार्यपालिका का कोई सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ना करे तो न्यायालय के द्वारा उसे कर्तव्यों का बोध कराने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो परमादेश को अभी हमने पढ़ा मैंडमस कहते हैं। हेबियस कॉर्पस गलत, बी सही, सी प्रोहिबिशन न्यायालय की होती है, क्यो वारंटो कोई पद को धारण कर ले तब। तो यहाँ लिखा है कि जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। ठीक है, विवेकी शक्ति नहीं होनी चाहिए, विवेकी शक्ति होती है तो वो अपने विवेक का प्रयोग करके कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक, और केवल सरकारी व्यक्ति को जारी किया जाएगा, निजी व्यक्ति को मैंडेमेंट जारी नहीं किया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा बी बेटा, उत्तर हो जाएगा बी। रमेश मोरे जी, इसका उत्तर बी होगा बेटा। ठीक, हेबियस कॉर्पस होता है सशरीर प्रस्तुत करो, किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी राज्य के द्वारा की जाती है तो इस अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक, इसका उत्तर होगा बी मैंडमस। अगला, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। ओह अच्छा प्रश्न है भाई, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। यूपी पीसीएसपी 2024, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, ये अधिकांश के संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, ठीक, सभी का संबंध कहीं ना कहीं अनुसूची 9 संपत्ति के अधिकार से है। ठीक, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973,
क्या शानदार प्रश्न है भाई। यूपीपीसीए 2024 लेटेस्ट प्रश्न है, 2024 का प्रश्न, दमदार प्रश्न है। तो देख लो, सीधा सीधा नजर आ रहा है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 51, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 65, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 67, केशवानंद भारती बनाम केरला 1973। उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 सी दिया किसी ने, सी आ गया भाई, ग्वालियर वाले जी का आ गया, रमेश जी का आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर सी होगा। और आप इन केसों के बारे में आप पढ़ सकते हो, सबका कहीं ना कहीं संबंध संपत्ति के अधिकार से है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यूपीएससी आईएएस 2021 का प्रश्न है। क्या विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है? वाह वाह वाह, क्या बढ़िया प्रश्न है। या मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या ना तो मूल अधिकार है ना तो विधिक अधिकार है? चलो भाई आप लोग उत्तर दो इसका। चलो भाई, सभी ने इसके पहले वाले प्रश्न का उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर दो प्यारे बच्चों। वर्तमान में भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? कितना शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। यूपीएससी 2000 आईएएस 2021 का प्रश्न है। दीजिए भाई आप लोग उत्तर दीजिए। बी, बी अशोक जी ने उत्तर दिया है बी। चलो और भी दो, और भी दो, जल्दी दो भाई, जल्दी जल्दी। चलो, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 44वां संविधान संशोधन अभी हमने चर्चा करी थी। 44वां संशोधन 1978, 19(1)(f) और 31 को 300A में प्रतिस्थापित किया गया, 300A का दर्जा दिया गया, और संपत्ति का अधिकार हो गया विधिक अधिकार। आप देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बढ़िया बात है। क्या ये स्पष्ट हो गया विधिक अधिकार? अब कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ लिखा है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को संविधान में स्पष्ट है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो जैसे ही हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति को, तो इसका मतलब हो गया कि ये व्यक्तियों को है, केवल नागरिकों को नहीं। सही है ना बच्चों? अगर कोई अधिकार नागरिकों के लिए होता है तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है नागरिक को, तो ये अधिकार केवल नागरिकों को नहीं, सभी व्यक्तियों को है। किसी भी व्यक्ति को, तो अर्थात भी सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, देख लो आप लोग, यूपीएससी का प्रश्न है। अशोक जी कह रहे हैं भाग 12 में, बिल्कुल सही बात है अशोक जी, भाग 12 में है। तो यूपीएससी ऐसे प्रश्न देती है कि केवल आधा कथन के देखकर सुनकर आप निर्णय नहीं ले सकते, आपको पूरा स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों, है ना? दम प्रश्न में लिखा है व्यक्ति को। ठीक, अगला आखिरी प्रश्न इस सेशन का, आज के सेशन का, पॉलिटी के फंडामेंटल राइट के सेशन का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। गलत हो गया भाई, 300A है। ठीक, चलो, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह एक मूल अधिकार नहीं है। सही, दूसरा सही। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार, ये यूपीएससी 2005 में कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं, मोरारजी देसाई सरकार, जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी गठबंधन था बेटा। देखो अब बच्चे रट लेते हैं 44वां। क्या कोई गवर्नमेंट फ्यूचर में संविधान को समाप्त कर? नहीं भाई, संविधान को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, संविधान को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान में केवल किया जा सकता है संशोधन, और वो संशोधन भी मूल ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। मूल ढांचे का उल्लंघन तक नहीं हो सकता। तो पूरे संविधान को तो छोड़ दो आप। ठीक है, भारत में आज भी सिस्टम है, व्यवस्था है, न्यायपालिका है, देश है, सत्ता है, विपक्ष है, संसद है, पार्लियामेंट है, सब मिलकर देश चला रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है कि संविधान को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है, नहीं है संभव। ठीक, सोचना भी नहीं है, सोचना भी पाप है ऐसा। चलो, तो भारत के 300 का उस समय कांग्रेस सरकार थी, गलत हो गया। ठीक है, जनता पार्टी गठबंधन थी 44वें संविधान संशोधन के समय। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए, केवल 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज के 30 क्वेश्चन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट के करे। ये सभी, अरे वाह वाह भाई वाह, मजे
भाई मजेक्सिक जो भी आपका नाम है, माफ कीजिए सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कह रहे हैं संविधान अजर अमर है, बिल्कुल सही बात है। चिरकाल तक संविधान का अस्तित्व बना रहेगा, जब तक देश बना रहेगा तब तक संविधान है, संविधान से देश चलता है। ये बात समझ में आ गई? देश से संविधान नहीं चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओनली 2 सही है। चलो, तो आज की क्लास में बेटा हमने 30 क्वेश्चन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट के देखे। इसी प्रकार से नेक्स्ट संडे अलग से कोई सेक्शन लेंगे। ठीक, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। आप लोग इस प्रकार से प्रेम से जुड़े हैं और आप बराबर बात करते हैं, कमेंट करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपकी एक क्लास के दौरान का छोटा सा ब्रेक होगा और उसके बाद आपकी पुनः क्लास स्टार्ट हो जाएगी मिडिवल इंडिया की। डी सिंह सर के नेतृत्व में आपको मिडिवल इंडिया पढ़ाया जाएगा। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे कार्यों को आपके द्वारा जो सराहना प्रदान की जाती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अभी आप लोग जुड़े रहना, अभी क्लास है, आप लोग इस बीच में अपना डिनर ला सकते हैं। डिनर मतलब आपके घर में जो डिनर बना है उसको ला लें और अपना चैनल से जुड़े रहें। एक क्लास हो रहा है, लास्ट क्लास हो रहा है डी सिंह सर की। गुड नाइट, शुभ